Okay, dear friends, how are you? Are you comfortable? मैं उम्मीद करता हूं कि whenever the question paper surface in the market, you may have taken a sigh of relief. First of all, welcome to the paper 2024, the prelims question paper. क्योंकि prelims question paper हमेशा मार्केट में एक बहुत बड़ा एक फोबिया क्रिएट करता रहा है. The previous year students were so disturbed after observing the question paper. For the next 1 week, there was panicking among the students. But this year, whenever you have observed the question paper, you may be slightly comfortable. अब आप लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी. चलिए हम क्वेश्चन एनालिसिस बाद में करेंगे. पहले मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन से वाकिफ कराऊं. Actually, I have to discuss the question paper in history first, because I have to start the discussion from history itself. लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जैसे हिस्ट्री का पेपर जब आप कर रहे होगे तो थोड़ी सी और भी राहत की बात है कि पहले जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते थे जस्ट प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, बिकॉज इवन इन प्रीवियस ईयर I have just, you can say, counted total 13 to 14 questions from the side of history, and this year 12 questions. मतलब पिछले साल हमने लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस काउंट किए थे हिस्ट्री में, और इस बार हमने उसमें 12 क्वेश्चन काउंट किए हैं. तो चलिए हम हिस्ट्री के पेपर लेते हैं और पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं. पहले यही आप देखोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स, नॉर्मली द क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री साइड वाज फॉलिंग बिटवीन समथिंग 20 to 22. This was the number of questions from the side of history. मतलब 2018 के बाद अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चंस हिस्ट्री और कल्चर के, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, सो द इम्प्लाइड मीनिंग इज कल्चर इटसेल्फ, कि हिस्ट्री एज वेल एज कल्चर. तो टोटल क्वेश्चंस वहां पर मुझे ध्यान है कि 20 to 22 क्वेश्चंस होते थे. बट सिंस द प्रीवियस ईयर we find that they have reduced the number, but this is not the specific trend, you can say, because UPSC is, you cannot make any sort of prophecy in UPSC, and UPSC is always, you can say, is well versed in giving surprises. तो अब अगले वर्ष आपको फिर 20 to 22 questions मिल जाए तो it's not a matter of surprise for you people. You have to take it as easy and comfortable कोर्स ऑफ एक्शन बाय यूपीएससी. तो चलिए अब हम पहले, हाँ उससे पहले मैं एक बात और भी आपको बता दूं. जैसे देखो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप देखोगे तो उसका नेचर ऐसा होता है कि क्वेश्चंस प्राय लगता है कि भाई इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और यही स्टूडेंट्स में गलतफहमी पैदा करता है, जिस कारण वो इंफॉर्मेशन बेस्ड तैयारी पर बल देते हैं. व्हेनेवर यू विल ऑब्जर्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ हिस्ट्री, यू विल रियलाइज दैट possibly the questions are factual or information based in nature. So whenever you are doing the preparation, so automatically your whole preparation is just moving towards the factual information or the information based information. लेकिन मैं एक आपको बहुत पते की बात बताता हूं, हिस्ट्री में क्वेश्चन जो आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड लगता है वो कभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से सॉल्व नहीं हो सकता. उस क्वेश्चन को करने के लिए भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि यू हैव टू डू द इंटेलेक्चुअल गेस. वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर सच व्हिच यू विल फाइंड फ्रॉम योर डायरेक्ट, यू कैन से डायरेक्ट फ्रॉम द बुक, नोट्स और एनी अदर सोर्स. क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चन होते हैं, जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्जाम्पल्स को याद रख पाओगे तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. सो लेट अस स्टार्ट हियर, एंड here you find I have just placed here both the questions simultaneously, the questions from English medium and questions from Hindi medium. हमने दोनों को प्लेस किया है. तो चलिए पहला क्वेश्चन हिस्ट्री में हम लिखते हैं कि हमारा जो बुकलेट है, बुकलेट नंबर बी, उसमें ये 54 नंबर क्वेश्चन पर आता है. With reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets? प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? तो अब यू हैव टू सिलेक्ट द आंसर. तो हियर ऑब्वियसली यू कैन फाइंड कि विल द शाक्य मुनि एंड तथागत.
शाक्य मुनि, दैट वाज ही वाज फ्रॉम द शाक्य क्लैन, यू नो, वो शाक्य वंश से थे, तो ही वाज कॉल्ड शाक्य मुनि। तथागत, तथागत बुद्धा, मतलब हु हैज जस्ट अटेन्ड द स्टेज ऑफ निर्वाण, मतलब वो बुद्धा जो निर्वाण के स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो ये दोनों टाइटल थे। जहां तक न्यायपुत्र टाइटल की बात है, तो ये आपको एल बैशम जो बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया, इट इज गिविंग द डायरेक्ट इंडिकेशन कि दिस एपिथेट हैज बीन गिवन टू महावीर, नॉट बुद्धा, मींस की द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। एंड तो कुल मिलाकर हम लोगों का तय हुआ कि इसका आंसर होना चाहिए बी, ओके, क्योंकि 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, you are observing the, you know, there are certain terms and certain occupations, or you can say certain economic occupations or identification, and the students are supposed to make a match between the two, and you have to find out what is the correct match and what is the incorrect match. मतलब you have to select the, you can say which of the above rows is the given information correctly matched. तो करेक्टली मैच करना है, तो देखो ये चंद्रकेतुगढ़ है, ओडिशा। पहली गलती तो ये यही है कि चंद्रकेतुगढ़ इन एंशिएंट टाइम यू विल फाइंड इन बंगाल एंड ट्रेडिंग पोर्ट टाउन, नो, दैट इज रॉन्ग। अगर आप किसी बुक में देखोगे, सो दिस प्लेस इज एक्सक्लूसिवली नोन फॉर टेराकोटा फिगर्स, टेराकोटा फिगराइंस यू कैन से, मतलब जो पकाई गई मिट्टी की जो मूर्तियां बनती थी, तो पकाई गई मिट्टी की मूर्तियों को हम टेराकोटा फिगर्स कहते हैं। तो ये टेराकोटा फिगर्स के साइट होते थे, लेकिन यह ट्रेडिंग पोर्ट टाउन दिया है कि भाई ये पोर्ट है, बंदरगाह था, तो इवन दैट इज रॉन्ग। तो ये भी गलत है। इनाम गांव इन महाराष्ट्र, यस, एंड कैलकोलिथिक साइट, कैलकोलिथिक साइट मींस कि दैट वाज ताम्रपाषाण स्थल है। और जो चंद्रकेतुगढ़ है ये गलत है, लेकिन इनाम गांव को आपको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ताम्रपाषाण काली का स्थल है, दैट इज एन कैलकोलिथिक साइट की यूज ऑफ कॉपर एज वेल एज स्टोन, सो दैट वाज कॉल्ड कैलकोलिथिक। एंड फ्रॉम हियर यू इवन फाइंड द एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मतलब यहाँ से आप कहीं ना कहीं डेयरी का भी आपको साक्ष्य मिलता है इनाम गांव से। एंड देन मंगादू, that is in Kerala, and megalithic site, this is also correct। मेगालिथिक, इसके लिए देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चंस में अगर कोई स्टूडेंट्स यह कहे कि मैं इंफॉर्मेशन को गैदर कर लूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं। आप जब चेंजेज पढ़ते हुए आओगे, तो चेंजेज पढ़ने में जब आप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल को डिवाइड करोगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, तो जब आप इस मुकाम पर आओगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल सेलेक्ट हियर कि अच्छा ठीक है, ये प्लेस, अगर कोई प्लेस है तो ये इनाम गांव है। आपको मेगालिथिक, मेगालिथिक एक कल्चर का नाम है जो कैलकोलिथिक के बाद आया। दे वर द आयरन यूजर्स पीपल। तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ मेगालिथिक पीपल, डू यू नो? द स्पेशलिटी वाज दैट दे वर मोर concerned about just, you can say, building their graveyards, a very, you can say, with the proper grandeur। उनका अगर ग्रेवयार्ड देखोगे तो आप देख के चकित रह जाओगे। उन्होंने अपने घर बनाने पर बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपने ग्रेवयार्ड को बिल्ड करने में दे हैव टेकन मच इंटरेस्ट। तो उन्होंने अपने जो कब्र बनाए वो बड़े शानदार कब्र है। यू विल फाइंड द 40 टाइप्स ऑफ ग्रेवयार्ड्स, डिफरेंट टाइप्स, डॉल्मेन टाइप्स, मेनहिर टाइप्स एंड द डिफरेंट टाइप्स, यू कैन से। तो यही कहलाते थे कैलकोलिथिक। तो इनका जो एक्सक्लूसिव साइट था वो आंध्रा, तमिलनाडु और केरला था। और ये जो प्लेस है दैट वाज सिचुएटेड इन केरला एंड दैट वाज इन मेगालिथिक साइट। बट ये सलीहुन दम जो है वो आंध्रा एंड रॉक केव श्राइन्स, दैट इज रॉन्ग। तो इसलिए देखिए आपका इसका आंसर फिर बी होता है। तो 2 और 3 दैट इज द आंसर। मतलब सलीहू डम जो है आंध्र प्रदेश में शैलकृत गुफा मंदिर है, और इनाम गांव तम ये उचित नहीं है, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। इनाम गांव करेक्ट है और मंगडू करेक्ट है, ये दोनों, बोथ इनाम गांव एंड मंगडू। क्वेश्चन नंबर 3, who of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build
फोर्ट एट भतकल। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भतकल में किला बनाने की अनुमति दी थी? तो ऑब्वियसली यू कैन चूज द आंसर कृष्णदेवराय। इसमें मुझे लगता है कि जिसने भी विजयनगर पढ़ा होगा, he will not find any difficulty because in Vijayanagar and Bahmani both were the rival states, and particularly you can see कि at that time you can see the trade in horses was the very important occupation and the very important a constituent in relationship between Vijayanagar and Bahmani, because whosoever is going to acquire the horses, either Vijayanagar or Bahmani, and she will have the edge over the other. So Vijayanagar and Bahmani both were just try to persuade the Portuguese merchants to take their side. मतलब कि उस समय जो हॉर्स या घोड़े का व्यापार होता था उसमें घुड़सवार सेना बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, कैवलरी फोर्स। तो अब विजयनगर स्टेट चाहता था कि हमारी कैवलरी बहुत स्ट्रांग हो और बहमनी चाहता था हमारी कैवलरी स्ट्रांग हो। तो उसमें जो पोर्चुगीज मर्चेंट्स थे वो दोनों के साथ बार्गेनिंग करते थे कि भाई हम आपको हॉर्सेस प्रोवाइड करेंगे लेकिन उसके बदले आपको हमें ये फैसिलिटी देनी होगी। तो कृष्णदेवराय, he was a very competent king, and he is known in history for making a lot of contributions in political, economic and cultural fields, तो उनको राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है कृष्णदेवराय का। तो कृष्णदेवराय ने पुर्तगीजों को मनाया कि भाई आप हॉर्सेस का सप्लाई हमें दो। तो पुर्तगीजों ने कहा कि हाँ मैं दूंगा। एक जगह था कोस्टल रीजन भतकल, तो कहा कि आप भतकल में हमें फोर्ट बनाने की अनुमति दीजिए। और भतकल में फोर्ट बनने का मतलब था कि पोर्चुगीज काफी पावरफुल हो रहे थे और आगे चलकर पोर्चुगीज ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो हिस्ट्री में कृष्णदेवराय का जो भतकल में फोर्ट बनाने की अनुमति उन्होंने जो पोर्चुगीजों को दी है, ये गिव परमिशन टू पोर्चुगीज मर्चेंट्स टू बिल्ड अ फोर्ट, so that is being criticized in history and it is supposed to be a retrograde step on the part of कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने एक ये कदम जो उठाया वो उनका गलत कदम था, लेकिन चलिए हमें उससे क्या लेना देना, हमारा आंसर यहाँ कृष्णदेवराय। अब with reference to revenue collection by कॉर्नवालिस consider the following statements। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां देखो पॉइंट नंबर 1 में दे रहा है कि अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पेजेंट्स वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल क्लैमिटीज। मतलब राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई। ये क्वेश्चन में एक तरह से समझिए तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन भी है। यहाँ क्वेश्चन बात कर रहा है कॉर्नवालिस पद्धति की और पॉइंट नंबर 1 में दे रहा है रैयतवाड़ी पद्धति। लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, तो इसमें एक टेम्पटेशन लोगों को हो सकता है कि चलो कम से कम 1883 का जो फेमाइन एक्ट आया था, जो फेमाइन कोड 1883 में लॉर्ड रिपन के टाइम, उसमें ऐसा था कि अगर क्रॉप फेलियर 3/4 मतलब इफ द crops have just failed to the proportion of 3/4 of the total crops and only 1/4 of the crops are just standing in the field, so then the state will give exemption from the taxes to tenants. So there was the theoretical provision, but in its implementation the peasants had virtually fight a battle against the government and the peasants have to organize a movement against the government। मतलब कि देखो थियोरेटिकली इतना तो था कि अगर फसल नष्ट हो जाए 3/4 फसल और खेत में 1/4 फसल खड़ी हो तो फिर गवर्नमेंट उसको टैक्स से, मतलब जो कंपनीज गवर्नमेंट तो है ही नहीं, अब तो क्राउन आ चुका है, वह पेजेंट्स को यानी टेनेंट्स को, जो रैयत को ही बोलते थे टेनेंट्स यानी किसान को, उनको टैक्स से मुक्त करेंगे। नहीं तो बहुत बाद की बात है और ये करते नहीं थे। गांधी जी को खेरा में सत्याग्रह करना पड़ा, बहुत सारी चीजें। तो इसमें फसल खराब होने पर प्राकृतिक आपदाओं से छूट देने का प्रोविजंस नहीं था। और खास ये बात कॉर्नवालिस की कर रहा है तो बहुत अर्ली की बात है। तो मुझे लगता है कि डिसाइडेडली इसको आप क्रॉस मारिए, इसको गलत मानिए।
एंड सेकेंड वन है अंडर द परमानेंट सेटलमेंट in Bengal, if the zamindari failed to pay his revenues to the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari. मतलब कि अगर बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हाई? देयर वाज ए प्रोविजन फॉर अ सनसेट लॉ. According to the sunset law, on due date or on a stipulated date up to sunset, if the landlord fails to make a payment of revenue to the government, then the government in that condition, the collector, the district collector was authorized to auction his whole zamindari. मतलब कि अगर सूर्यास्त कानून था, सूर्यास्त कानून में है कि एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त तक अगर आपने सरकार को राजस्व नहीं चुकाया तो फिर जिला कलेक्टर आपकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर देगा. तो दैट इज करेक्ट. इसमें आंसर आना चाहिए बी और 1 जो है वो गलत है, ये करेक्ट है. दैट इज करेक्ट. यस. अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 1, देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद्स. उपनिषदों में कोई नीति कथा, पैरवल कहते हैं नीति कथा, नहीं है. तो उपनिषद्स वेयर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास. उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी. तो अब देखिए दूसरा वाला जो पॉइंट क्वेश्चन का है क्वाइट ऑब्वियस है. इफ लिटरेचर में देखोगे तो उपनिषद दैट वाज कॉल्ड वेदांता एंड दैट वाज श्रुति लिटरेचर. दैट वाज द पार्ट ऑफ श्रुति लिटरेचर. उपनिषद को वेदांत कहा जाता है एंड उपनिषद इज ट्रीटेड एज अ श्रुति लिटरेचर. श्रुति लिटरेचर वो होता है कि एक मिथक है कि गॉड हैज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू अ सीयर, अ सेंट, एंड द सेंट हैव देमसेल्व्स कंपोज द, यू कैन से, सुक्ताज एंड अश्लोकास. तो दैट इज श्रुति. मतलब कि ईश्वर के द्वारा कहा गया, किसी संत ने डायरेक्टली उसको सुना और उसे लिपिबद्ध तो बहुत संकलित किया, लिपिबद्ध तो बहुत बाद में हुआ है, माने कंपाइल किया, तो उसको कहते हैं श्रुति. तो जो वैदिक साहित्य है, वैदिक लिटरेचर, दैट वाज कॉल्ड श्रुति. उसमें वेदास, ब्राह्मण टेक्स्ट, अरण्यकास एंड उपनिषदास, माने उसमें वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा अरण्यक और उपनिषद, इन 4 को हम काउंट करते हैं. और उसके बाद जो लिटरेचर आता है वो कहलाता है स्मृति. तो उस लिहाजन आप देखोगे तो पुराना स्मृति है और ये अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरीज में लिखे गए. तो वेद के बहुत बाद आए. तो इसको पॉइंट नंबर 2 को तो आपको सीधे कट करना होगा. उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले. उपनिषदों में कोई नीति, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी, उपनिषद वेयर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणा. ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, 100% करेक्ट है. बिकॉज उपनिषदास वेयर कंपाइल्ड नियरली आफ्टर 8th century BC एंड अप टू 6th century BC. मतलब कि उपनिषद की रचना तो खैर चलिए 14वीं सदी तक हुई है, लेकिन लगभग मान के चलिए कि 8th century BC के बाद शुरू हुई. और पुराणों का जो संकलन हुआ है वह संकलन यानी कंपाइलेशन उसका हुआ है अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरीज में. जैसे पोस्ट मौर्य पीरियड से आपने पुराणों का नाम सुना होगा कि बहुत सारे पुराणों की रचना हुई, फिर गुप्ता टाइम में चला, मिडिवल एज तक चलता रहा. तो पॉइंट नंबर 2 तो एब्सोल्युटली करेक्ट है. मैंने मिस्टेक के लिए हमने आपको बोल दिया था. अब पॉइंट नंबर 1 है देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद. ये तो गलत हुआ. उपनिषद तो कथाएं पर ही टिकी हुई है. आज भी आप देखोगे तो आपको किसी किसी बुक शॉप में मिलेगा कि उपनिषदों के आधार पर लिखी गई कथाएं. जैसे आरुणि श्वेत केतु की कथा है, यम और नचिकेता, कठोपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी है कि कैसे नचिकेता ने मतलब यम से क्वेश्चन किया था आश्चर्य के बारे में. हम लोगों को टेक्स्ट बुक में भी पढ़ना था कभी ना कभी. सो दैट इज रॉन्ग. पॉइंट नंबर 1 इज रॉन्ग. तो इसका जो आंसर आना चाहिए बी आना चाहिए. मतलब कि ये दैट इज करेक्ट आंसर. ओके, कंफर्टेबल ही हो गया आप लोग.
आप लोगों को तो लगता होगा कि बिल्कुल ही रसगुल्ले माफिक, वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने इस बार तो मतलब जबकि हिस्ट्री के क्वेश्चन ही सबसे चैलेंजिंग आते थे, लेकिन इस बार आपको बड़े कंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे। अब है कि which one of the following was the latest inclusion in the intangible cultural heritage list of UNESCO। तो इसमें तो थोड़ा आपको कल्चर के और यूनेस्को का लिस्ट देखते रहना होगा। ये बहुत आसान सा काम है, हर साल जब चर्चा में आती है या 1-2 साल पहले से चर्चा में होती है। इफ समवन इज गोइंग फॉलोइंग इनटू द न्यूज रिसेंटली, वेदर this year or the previous year or even previous to previous year, they can just ask you the questions. So go through the list of the, I think, UNESCO even architectures ki which important monuments have fallen into this list recently। इस तरह से जैसे कोणार्क मंदिर है, कौन से यूनेस्को लिस्ट में रिसेंटली आया है, शांति निकेतन है तो क्या है, तो वो उसकी फिर लिस्ट पर आपको निगाह रखनी पड़ेगी। इसमें तो सी आपका आंसर आ रहा है, and that is known as Garwa dance। So here you find the answer is C। Then you find who was the provisional president of Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। दिस क्वेश्चन इज सो कॉमन कि इवन यू पीपल माइट हैव कन्फ्रंटेड this question either in history or even in political science, whatever, क्योंकि whenever there is the question of, you can say, provisional president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad, so Sachidanand Singh, this is the very famous name। मतलब सच्चिदानंद सिंह का नाम तो बार बार आता है, इस लिहाजन अगर आप देखोगे तो आपका आंसर सीधा डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह आता है। ये डॉक्टर सच्चिदानंद जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं अपने टाइम के, बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन। और with reference to the Government of India Act 1935 consider the following statements। भारत सरकार अधिनियम 1932 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. It provided for the establishment of an all India federation based on the union of the British Indian provinces and princely states। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और पॉइंट टू, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेर कीप्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है। अब देखो 2 स्टेटमेंट आपको दिया है, ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं आपको मान के चलता हूं कि whenever you are doing the question, so in course of tackling with the question, sometime you can use the intellectual guess। तो पहला जहां तक है तो वो आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इंडियन काउंसिल बिल ऑफ 1935, whenever this Indian Council Bill of 1935 came into existence, so it just ordained or conceived an idea that there should be a federation in India, and this federation has to be constituted while taking the number of princely states as well as the British India। But there was a condition, if the 50% of the princely states would give the approval, only then this federation had to come into existence, and as the princely states didn't approve it, so it never came into existence। तो मतलब कि एक कंडीशन था कि 1935 के भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम में एक संघ की व्यवस्था थी, लेकिन संघ के लिए एक शर्त थी कि अगर उस संघ में प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो देशी रियासत के लोग भी आने थे और देशी रियासत के अलावा वहां उसमें ब्रिटिश भारत के लोग भी आने थे, लेकिन उसमें शर्त यह थी कि कम से कम जो देशी रियासत हैं उसके 50% लोगों की सहमति, क्योंकि अगर 50% लोगों की देशी रियासतों में 50% किंग्स की सहमति नहीं होगी तो फिर वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। तो किंग ने सहमति नहीं दी तो एग्जिस्टेंस में नहीं आया। खैर चलिए वो तो अलग बात हो गई, लेकिन ये तो करेक्ट हो गया।
यानी पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो गया क्योंकि यही बात इसने कही। अब देखो दूसरी वाली बात कितना टिकलिश क्वेश्चन कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेर कीप्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। मगर आज की तारीख में देखोगे तो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स है वो फेडरल लेजिस्लेचर के कंट्रोल में है, बिकॉज इफ this is under the control of the central government and if the central government was accountable to the parliament तो it means कि it is under the control of the federal government undoubtedly। तो अगर आप इसी लॉजिक के तहत इसको करेक्ट मान लोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि देखो दैट वाज ए कॉलोनियल गवर्नमेंट, वो एक विदेशी औपनिवेशिक सरकार थी, वो कभी भी इतनी बड़ी चाबी कॉलोनियल पीपल के हाथों में नहीं दे सकती थी। सेंट्रल लेजिस्लेचर में आफ्टर ऑल मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स थे, और इलेक्टेड मेंबर्स का मतलब है कि इंडियन पार्टी से थे, उसमें मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी की थी। तो क्या कोई विदेशी सरकार विदेश और प्रतिरक्षा जैसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उन्हें दे सकते थे? कभी। तो ले देकर ये बात गलत हो गई वहां तक। तो यहां तक जैसे आप लोगों ने 3 अलग अलग लिस्ट पढ़ा होगा, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसके अलावा आपने यह भी पढ़ा होगा कि जो रेसिडियरी पावर्स होती है, सो रेसिडियरी पावर्स इन इंडिया आर जस्ट वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब आपको क्यूरियोसिटी होगी कि भाई 1935 का जो इंडियन काउंसिल बिल है उसमें जो रेसिडियरी पावर्स है, मतलब उसको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, जो संविधान में बंटने के बाद जो शक्तियां बच जाती हैं उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो आपके मन में जिज्ञासा यह होगी कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित थी, किसमें निहित थी? तो वहां पर गवर्नर जनरल में निहित थी, माने वायसराय में निहित थी। तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने सीधा वायसराय के कंट्रोल में दे रखा था, कोई भी फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए ए, यानी ए ओनली, मतलब इसको तो आपको गलत करना होगा, दैट इज रॉन्ग। अब which one of the following is a work attributed to playwright भास? तो दिस इज स्लाइटली अ टिकलिश क्वेश्चन, यू कैन से निम्नलिखित में कौन सी नाटककार भास की रचना है? काव्यालंकार नहीं है, नाट्यशास्त्र नहीं है, भरत का है, महाभाष्य नहीं है, वो पतंजलि का है महाभाष्य। तो मध्यम व्यायोग है, बट इट इज नॉट अ वेरी फेमस टेक्स्ट। सी इज द करेक्ट आंसर, तो नॉट द वेरी फेमस टेक्स्ट। सो समटाइम यू आर गोइंग टू बी स्लाइटली कंफ्यूज्ड। इस तरह के क्वेश्चन में कई बार ऐसे क्वेश्चन डालते हैं यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी का भी अपना एक ईगो होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसा वो रखते हैं कि जिसमें उनका गलत ये ना हो। तो जो मध्यम व्यायोग है यानी सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन ना, आप इंक्लूसिव मेथड से भी सॉल्व करते हो और exclusive मेथड से भी। यू कैन adopt even the exclusive method for solving the question. So even you start excluding different choices, you can exclude काव्य अलंकार, this was not the text written by भास। Likewise नाट्यशास्त्र, भरत, then पतंजलि, महाभाष्य। तो obviously you can say मध्यम व्यायोग, you are going to select। अब संघभूति, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD was the author of a commentary on। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? तो अब दैट इज स्लाइटली टिकलिश क्वेश्चन फॉर यू। तो देखो अब एक्चुअली है क्या कि 4th सेंचुरी में उसने, बहुत फेमस नहीं है। अब यहीं पर नागार्जुना रहता तो आपके लिए काम आसान हो जाता, शीलभद्रा भी रहता तो भी चलता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं। महापद्मा रहता, यानी पद्म शंकरा रहता तो भी बेहतर था, क्योंकि उसने तिब्बत वगैरह की थी। लेकिन ये बेसिकली है एक संघभूति जो 4th सेंचुरी में उसने ट्रैवल किया था। इसको उपिंदर सिंह ने डील किया। 522 नंबर पेज पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आपका आता है सर्वास्तिवादी विनय, यानी सी आपका आंसर आता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अब कंसिडर द फॉलोइंग
प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। अब देखो, अब यूनेस्को के द्वारा जो लिस्ट है, वो लिस्ट में आप देखेंगे कि इसमें केवल 2 ऐसा आंसर आता है जो आपका करेक्ट है, और शांति निकेतन तो आप समझ ही रहे हो, और सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयशाला। तो आप बोध गया। अब यहाँ पर आप इसका आंसर देखोगे तो योर करेक्ट आंसर इज बी, मतलब इसमें से ओनली 2 है, वो हेरिटेज साइट में है। आप हेरिटेज साइट का बेहतर है कि कभी भी कोई एग्जामिनेशन अगर होगा तो आप हेरिटेज साइट की लिस्ट देख के जाना। हेरिटेज साइट की लिस्ट अगर आप देखे रहोगे तो उसमें क्या है कि आप देखोगे तो यू विल जस्ट फॉरगेट इट इनिशियली, बट आफ्टर थ्राइस, 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम, you will just make a revision so you can recall. अब देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इस पेयर्स में भी आपको दिक्कत आएगी। अब जैसे दिक्कत नहीं आएगी अगर पार्टी के बारे में आपने जाना है, ये भी 1 2 करके डाला हुआ है। तो भारतीय जनसंघ है, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, तो ये तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो पेरेंटल पार्टी थी बीजेपी की, जनसंघ, एंड फाउंडर वाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, who just sacrificed his life to in Kashmir. He is a very famous personality, you can say. तो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम ले सकते हो। दूसरा नाम आता है सोशलिस्ट पार्टी, सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी इतना कैपिटलिस्ट माइंडेड पर्सन थे कि कभी सोशलिस्ट पार्टी से तो जुड़े होने का सवाल ही नहीं, तो वो भी नहीं चल पाएंगे। और इसका आंसर आ रहा है ओनली 2। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, एक समय था कि बनाया था उन्होंने, बीच में कांग्रेस भी कई बार स्प्लिट हुआ है। एंड स्वतंत्र पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव। तो स्वतंत्र पार्टी कभी भी आचार्य नरेंद्र देव बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि स्वतंत्र पार्टी जो बनाई गई है वो बनाई गई है राजगोपालाचारी, उसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये जो सोशलिस्ट पार्टी आप देख रहे हो, इसका आचार्य नरेंद्र देव, तो उल्टा करके इसमें डाल दिया है। और भारतीय जनसंघ है, उसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, तो 20 का आंसर। Who of the following is the author of the books The India Way and the Why Bharat Matters? ये तो बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया वे तो मैंने बुक रिव्यू में दिया भी था, और वाई भारत मैटर्स ये एस जयशंकर की कृति है। आई हैव एटलीस्ट थॉट ट्वाइस कि आई हैव टू गिव अ बुक रिव्यू एंड इन विच आई हैव टू एक्सक्लूसिवली deal with S. Jaishankar, why India, why Bharat matters. But it was simply a matter of chance कि I have not given the review on this book, but this is the very famous book. आप लोग भी शायद इसका नाम जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत काफी चर्चा में ये बुक रही। इनके लिए तो आपको सुब्रमण्यम जयशंकर हो जाएगा आंसर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ले देकर इतने क्वेश्चंस इसमें हैं। अब हम दूसरी बातों की चर्चा करेंगे। तो अब हमारी टीम के जो बाकी मेंबर्स हैं वो आपसे मिलेंगे और बारी बारी से प्रीलिम्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि थोड़ा मैं जानबूझ के लेट से दिया, क्योंकि क्वेश्चंस की ऑथेंटिसिटी को चेक करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा ए रिस्की गेम होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। हमने कोशिश की है, वी हैव ट्राइड एट आवर बेस्ट कि हमारा जो आंसर हो उसमें गलती होने की संभावना नहीं हो। 100% तो गारंटी हम नहीं दे सकते, बिकॉज देर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर ए ह्यूमन एरर, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, बट एटलीस्ट यू कैन bank on this answer sheet. Thank you.